को क्या यातनाएं दी गई, किस तरह से मारकाट, ट्रेनों में लाशें भरी हुई आती थी। तो उस दौर में ये सब हमारे दादाजी वगैरह, हमारे गांव वाले जो भी कारीगर वहाँ थे, ये सब वहाँ से भाग भाग के आए हैं जी। तो ऐसे हालात उन्होंने उस दौर में देख लिए थे। जिन्होंने देखे नहीं उन्होंने सुने हालात, वो भयावह हालात। ये आपकी कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है अगर हम बात करें? ये मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी ये जब जवान थे जी। और मेरे दादाजी बिल्कुल परफेक्ट काम करने में। तो मेरे को ये याद है कि एक तो ब्लैकआउट होता था, बिल्कुल ब्लैकआउट, रात को कोई लाइट नहीं। उस ज़माने में लाइटें भी वैसे बहुत कम ही होती थी। तो ब्लैकआउट होता था, एक निश्चित समय पर 6 या 7 बजे सायरन बजता था, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भोंपू बोलते थे जी। वो किस पर आता था बजते हुए? वो क्या रहता था, कैसे, वो भी बताइए। वो एक जगह प्रशासन ने फिट कर दिया था किले पर। हाँ। और वो जब उसकी आवाज़ आती थी पूरे शहर में गूंज जाती थी। तो लोग बाग वो चिमनी बत्ती जिसने जो जला रखा है सब बंद कर दो, वो सब बंद कर देते थे। इवन रात का खाना भी उससे पहले बना लेते थे। ओहो। जरा सी भी कोई रोशनी नहीं होती थी। और रात में कभी कभार आसमान में हवाई जहाज जा रहे हैं सूं करते हुए, ये सुनाई पड़ता था। कभी कभार दिन में भी ऐसा होता था, हवाई जहाज की आवाज़। तो एक तो वो एक्साइटमेंट, एक बचपना कि हवाई जहाज कैसा जा रहा है, तो छत पे भागते थे हम देखने के लिए। तो एक तो मैंने बताया वो हालात पार्टीशन वाले जी। फिर 1965 का ये मामला जी। तो जब वो हालात हमने सुन रखे थे, हमारी फादर्स ने देख रखे थे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, ऊपर से रेगिस्तान का संघर्षमय जीवन, इन हालातों में क्या होता है, आदमी थोड़ा बहुत निडर सा हो जाता है। उसको कोई बहुत ज़्यादा रोज युद्ध की स्थितियाँ देख रहे हैं, ऐसी इससे भी बुरी स्थितियाँ देखी तो ये क्या चीज़ है, और उसी में डल जाते हैं। हाँ, होगा तो होगा, बम पड़ेगा तो मर जाएंगे, और क्या होगा। ये मतलब एक जिंदादिली है वहाँ के लोगों में, एक संघर्ष की भावना है। तो इसको भी उसी तरह से देखते थे। पहलगाम में उस आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी फैसला सेना पर छोड़ दिया है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो सेना को फ्री हैंड कर दिया है, और जो कुछ मुकाबला अब होगा वो दो देशों के बीच देखा जाएगा। लेकिन युद्ध काल की बातें किस तरह की होती है, युद्ध काल में क्या क्या हो जाता है, 65 और 71 में क्या कुछ हुआ था, उस दौरान राजस्थान के इस बॉर्डर पर गाँव में किस तरह के हालात बन जाते हैं, युद्ध काल के वे विवश घटनाक्रम किस तरह से चर्चा के विषय बने थे, किस तरह से ट्रेनों में लाशें लदी हुई आया करती थी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ करते थे, माता का वह मंदिर जिसे तनोट माता के नाम से जानते हैं, उस मंदिर में भी किस तरह के घटनाक्रम देखे जाते रहे हैं, किस तरह के चमत्कार देखा जाता रहा है, और किस तरह से आज रेतीले दौरों का विकास हुआ है। उस दौर से इस दौर के युद्धकाल की बातें ही हम इस स्पेशल सेगमेंट में करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट युद्ध काल में आज हम जुड़ रहे हैं रघुनाथ शर्मा सर से, जो कि जैसलमेर इलाके से वास्ता रखते हैं और यहाँ किस तरह से गाँव में पले बड़े हैं, किस तरह से इनकी एजुकेशन हुई है, और किस तरह से उस युद्ध के काल को आपने देखा है, उस नज़दीकी से देखा है, महसूस किया है, और उस घटनाक्रम को लेकर आज जब बारात में यह हालात बने हैं तो वे किस तरह से सबक सिखाने की बात भी कहते हैं। ये तमाम बातें जानेंगे कि युद्ध काल में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो पहलगाम के इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहते हैं, और भारत जो एक्शन आज ले रहा है इस पर भी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कितना उचित मानते हैं। देखिए, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में भले वो थोड़े थोड़े समय के बाद होती रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अति हो गई इन चीज़ों की, और एक साथ 26-27 लोग मारे जाना जी, निर्दोष लोगों की हत्या करना जी, ये तो बहुत ही कायराना कृत्य है। अब इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ हो या किसी का भी हो, लेकिन ये बहुत ही
गंभीर मसला है। जी ये सिर्फ मैं और आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है। इवन हमारे देश से मैत्री संबंध रखने वाले दूसरे देश भी महसूस कर रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है, ये जनता के दिल की आवाज़ है कि अब इनको करारा जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आज मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि आप अपना निर्णय सरोपर रखिए और जो तरीका आपको उचित लगे वैसे जवाब दीजिए। तो एक अच्छी बात है और एक बार में निपटारा हो ही जाना चाहिए। जी जब आपने ये प्रसंग छेड़ ही दिया है तो मैं 1965 क्या उससे भी पहले के बचपन की कुछ यादें आ रही है जी मेरे को, क्योंकि मेरे फादर, फोर फादर, ग्रैंड फादर, ये लोग तब चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, सीमाएं तो बाद में बनी हैं, 1947 में बनी। उससे पहले ये लोग जैसे आजकल के हमारे जैसलमेर बाड़मेर के सुथार समाज के जांगीर लोग अपने काम करने के लिए बॉम्बे, पूना, मद्रास की तरफ जाते हैं। वहाँ फर्नीचर का काम, अच्छी कमाई होती है, अच्छा काम मिलता है, धंधा मिलता है। ऐसे ही पहले ये लोग पाकिस्तान के उन एरियाज़ में जाया करते थे। जी कुछ अच्छे शहर थे, आबाद शहर थे। ये कौन से सन की आप बात कर रहे हैं? ये सर 1947 से भी बहुत पहले की बात है। जी जबकि हमारा गांव तो बहुत पहले से है, जैसलमेर ही 12वीं शताब्दी में स्थापित होया हुआ है, तो गांव तो उससे भी पहले का था। तो अब कब से जा रहे हैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने मेरे दादाजी इनसे सुना है, पिताजी से भी सुना है, वो जब जवान थे तब ये लोग काम करने वहाँ जाते थे। वो एरिया नज़दीक पड़ता था, लेकिन तब बैलगाड़ी और ऊँट ये दो ही साधन थे वहाँ तक पहुँचने के, जाने आने के। जी तो परिवार हमारे यहाँ रहते थे, लेकिन आदमी लोग वहाँ काम करने जाते थे जी और फिर काम करके आ भी जाते थे। जैसे बरसात काल में खेती करनी है तो उस समय आ जाते थे, खेती वेती करके वापस चले जाते थे। इवन हमारा तो दादाजी का कारोबार कुछ इतना फैला हुआ था कि उन्होंने वहाँ मकान भी खरीद लिया था, जिसका कि बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद उनको बाकायदा मुआवजा मिला जी अपने यहाँ की गवर्नमेंट से, और उस पैसे से उन्होंने जैसलमेर सिटी में भी मकान खरीद लिया था। जी तो ये तो याद है। अब वो जो पार्टीशन हुआ था और उस समय जो नरसंहार हुआ था वो हम लोग सुनते हैं या कभी कभार कुछ फिल्म सीरियल में भी देखते हैं। बॉर्डर की बात कर लें, बॉर्डर फिल्म ही आई थी। हाँ बॉर्डर फिल्म आई थी जी, उससे भी पहले गदर फिल्म आई थी, बिल्कुल गदर आई थी, तमस आया था, बिल्कुल है ना, कितना बढ़िया होता। तो और उस पर कई अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं। वो विभीषिका जो हुई है, नरसंहार की, लोगों को क्या यातनाएं दी गई, किस तरह से मारकाट, ट्रेनों में लाशें भरी हुई आती थी। तो उस दौर में ये सब हमारे दादाजी वगैरह, हमारे गांव वाले जो भी कारीगर वहाँ थे, ये सब वहाँ से भाग भाग के आए हैं जी। तो ऐसे हालात उन्होंने उस दौर में देख लिए थे। जिन्होंने देखे नहीं उन्होंने सुने हालात, वो भयावह हालात। ये आपकी कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है अगर हम बात करें? ये मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी ये जब जवान थे जी, और मेरे दादाजी बिल्कुल परफेक्ट काम करने में थे और उन्होंने वहाँ जाके काम शुरू, उनसे पहले भी जाते ही होंगे जी नेचुरली, क्योंकि वो एरिया थोड़ा पास में पड़ता और वहाँ उनका काम धंधा अच्छा जम गया। और तब वो जो काम मुख्य रूप से होता था वो ऊँट के पलाण का, जो पीछे रखा हुआ है जी, ये एक मॉडल है, ये बहुतायत में होता था, क्योंकि ऊँट की सवारी करने के लिए आपको बैठकी चाहिए। ये काम बहुत होता था और वो हमारी जाति की इसको जान ही लेते हैं उनके जो यात्री है, एयरफोर्स के लोग, सॉरी बीएसएफ के जवान या जो सेना के जवान है, वो बैठ जाते थे। ये बैठते हैं, उसके अपने घर वाले वो भी बैठते हैं, क्योंकि सफ़र का साधन एकमात्र ऊँट ही होता रेगिस्तान। 65 से 71 के दौर की बात करें तो एक साधन जो ऊँट ही होता, ऊँट प्रमुख। और आज भी है, ऐसी बात नहीं भी है,
या फिर होती थी बैलगाड़ियाँ। जी। जहाँ रेतीला एरिया नहीं होता था वो बैलगाड़ियाँ काम करती थी सामानों तो में। ये आपके पर्टिकुलर बनाने का काम होता था? ये बनाने का काम बहुत अच्छे होता था। इवन 80-85 तक भी होते हुए देखा है। आज ये जैसा कि भारत में सभी जगह राजस्थान में हस्तकलाओं के प्राचीन कलात्मक कार्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जी। है ना जी। तो वही हालात अब इसके भी बन गए। अब ये नहीं मुश्किल बन से 2-3 कारीगर बच गए हैं आज की तारीख। क्या बात है। अब पर्टिकुलर आपके गांव की बात करें तो? हाँ बिल्कुल, मेरा गांव तो इस मामले में बहुत जाना पहचाना था, प्रसिद्ध था जी। कि कनोई के पलाण बहुत मजबूत और बहुत सुंदर होते हैं। क्या बात है। तो ये इसका, तो मैंने इस पर क्या उस दौर में मैं देखता रहता था, तो मैंने इस पर कुछ आर्टिकल लिखे थे, छपे थे, फिर प्रोत्साहित होकर मैंने इस पर एक किताब भी लिखी। क्या बात पलाण है। किताब। क्या बात है। तो उसमें इसका पूरा वर्णन है, इसका ऐतिहासिक, किस प्रकार बनते हैं, किस जी। काम में लिया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, सामग्री वगैरह उपयोग सब, जी जी। वो सब इस। थोड़ा सा युद्ध की तरफ ही आ जाते हैं। हाँ जी। 60 जब आपकी एजुकेशन में ये बात हो गई, दादा का और आपके ताऊजी, इस दौरान की बातें आपने देख ली। बिल्कुल। आवाजाही भी आसान थी उस समय तो। हाँ, कोई हाँ। पाकिस्तान का आदमी भारत की तरफ आ रहा है तो भी इतनी रोक टोक नहीं रोक टोक नहीं थी। थी। लेकिन जब 65 और 71 का जब ये जो वॉर था भारत पाकिस्तान के बीच, इस दौरान गाँव के हालात क्या हो जाते थे? पर्टिकुलर आपके नंदवाई गाँव की बात ही कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं कनोई गांव की बात कनोई बता गाँव रहा हूँ की। आपको। जी। 65 में चूंकि मैं 10 साल का हो गया था, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है। इतना याद है उस दौर में हम जैसलमेर वाले मकान में रहते थे। अच्छा। हम जैसलमेर आ गए थे, तो मेरे को ये याद है कि एक तो ब्लैक आउट होता था। बिल्कुल ब्लैक आउट। रात को कोई लाइट नहीं, उस ज़माने में लाइटें भी वैसे बहुत कम ही होती थी। तो ब्लैक आउट होता था, एक निश्चित समय पर 6 या 7 बजे सायरन बजता था, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भोंपू बोलते थे। जी। वो वो बजता किस था। पर आता था बजते हुए? वो क्या रहता था, कैसे, वो भी बताइए। वो एक जगह प्रशासन ने फिट कर दिया था ओके। किले पर। हाँ। और वो जब उसकी आवाज़ आती थी पूरे शहर में गूंज जाती वो थी। गूंज जाती थी। तो लोग बाग वो चिमनी बत्ती जिसने जो जला रखा है सब बंद कर दो। वो सब बंद कर देते थे। इवन रात का खाना भी उससे पहले पहले क्या बना लेते थे। ओहो। जरा सी भी कोई रोशनी नहीं होती थी। और रात में कभी कभार आसमान में हवाई जहाज जा रहे हैं सूं करते हुए, ये सुनाई पड़ता था। कभी कभार दिन में भी ऐसा होता था, हवाई जहाज की आवाज़, तो एक तो वो एक्साइटमेंट, एक बचपना कि हवाई जहाज कैसा जा रहा है, तो छत पे भागते थे हम देखने के लिए। तो एक तो मैंने बताया वो हालात पार्टीशन वाले। जी। फिर 1965 का ये मामला। जी। तो जब वो हालात हमने सुन रखे थे, हमारी फादर्स ने देख रखे थे, तो इन चीज़ों से क्या होता है, ऊपर से रेगिस्तान का संघर्षमय जीवन, इन हालातों में क्या होता है, आदमी थोड़ा बहुत निडर सा हो जाता है। उसको कोई बहुत ज़्यादा इससे रोज युद्ध की स्थितियां देख रहे हाँ, हैं ऐसी इससे भी बुरी स्थितियां देखी तो ये क्या चीज़ है। और उसी में डल जाते हैं। हाँ, होगा तो होगा, बम पड़ेगा तो मर जाएंगे, और क्या होगा। ये मतलब एक जिंदा दिली है वहाँ के लोगों में, एक संघर्ष की भावना है, तो इसको भी उसी तरह से देखते थे। अच्छा, ये एक बीच में रोके, लेकिन दर्शकों के लिए हाँ। रोचक वाकयाएं जान लें। हाँ जी। हर किसी आदमी में उतनी भावना तो आई जाती कि अरे हमको भी युद्ध में लड़ने की इजाजत मिल जाए तो हम लड़ बिल्कुल, लें। उस समय जोश आता था जी। तो, और कुछ नहीं तो 4 जने चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो भी थोड़ा उसके पाकिस्तान के लिए गालियाँ भी निकलती थी जी। कि ऐसा मिल जाए तो उसको धमीक दें, यहीं उसकी कब्र बना दें है ना। तो ये तो आम बात होती थी। फिर देखिए 1971 का समय आया जब ये वार शुरू हुआ, तो उस समय हम चूँकि कुछ बड़े हो चुके थे और 11th में मैं पढ़ रहा था, तो तब तो और भी कुछ समझने लग गए। और उस समय मज़े की बात ये थी कि हमारा जो हॉस्टल था जी, हम हॉस्टल में रहते थे, वो हॉस्टल जैसलमेर के एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही था। आप ये समझिए मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी थी। उस समय वो एयरपोर्ट नहीं था, एयरक्राफ्ट बोलते थे, जो पूरी तरह से वायुसेना के कब्जे में था। जी।
एयरपोर्ट तो अब बनाया है टूरिस्टों के लिए, अब इन कुछ सालों। पहले वहाँ पर केवल ये लड़ने वाले या पायलट या यही लोग आया करते थे, जी। तो वो आवाज़ें हम सुनते रहते थे। कई बार जाके एयरपोर्ट देख भी आए थे, जिज्ञासा होती है ना। जी। तो जब 71 का युद्ध शुरू हुआ तो प्रशासन ने पहले ही सब जगह सूचनाएं दे दी थी, किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, किस तरह से ध्यान रखना है। तो वही एक तो वो भोंपू की आवाज़, बिल्कुल। उसके बाद कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना वाना सब पहले हॉस्टल में भी पहले बन जाता था खाना, खा खुआ के। तब हमने हॉस्टल का वो जो था ग्राउंड, जी। परिसर, जी। उसमें हमने मोर्चे बनाए थे, जैसे सेना अपने मोर्चे बनाती है ना, एल शेप में। वो हम जैसे एक कमरे में चार लड़के थे, चार को रखते थे। तो हम चारों ने मिलके वो खोदे हैं, 2 दिन में तैयार किए हैं, क्योंकि ये ऊपर से निर्देश थे जी। रात को आप कमरों में सोए नहीं, कुछ भी खतरा हो सकता, खुदा न खास्ता बॉम्ब भी पड़ गया, मिसाइल आके गिर गई तो पट्टियों के नीचे दब के मर जाओ। बिल्कुल। तो वो मोर्चे खोदे हमने इतने कि उसमें आदमी कम से कम 4-4 फीट की गहराई तक खोद लिए थे। जी। और उन्हीं दिनों में हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले थे बोर्ड के। तो उन मोर्चों में हमने बाकायदा पहले तो दरियाँ बिछाई, फिर गिद्दे बिछाए सोने वाले, जी। उन पर चादरें बिछाई, और पट्टे जो मिले हुए थे वो बिस्तर, अपन क्या बेड का जी। काम करते, जी। लकड़ी के पट्टे बने हुए, उनको उल्टा रख दिया उन पर, मोर्चों पर, ताकि मतलब पूरा कवर करने के लिए उल्टा रख के अखबार वगैरह या जी। कुछ कपड़ा ढक के हाँ। उसके ऊपर रेत वेत डाल के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। और केवल इतना सा हिस्सा खाली रखा उसमें से बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए। तो रात को हम उन्हीं मोर्चों में बॉक्स में सोते चले थे जाते थे, और उनमें लालटेन हम जला लेते थे, क्योंकि रोशनी इस तरह से बाहर नहीं जाती। एल शेप में होता था, एल शेप में होता था। हाँ। क्योंकि हमको तैयारी भी करनी है। मतलब आप एक तरह का वो बंकर खुद ही बना लिया बनकर था। खुद ही बनाया, वो सभी लड़कों ने बनाया जी, था। जी, हॉस्टल में जितने जी, भी थे ना, जी। 70-80 सभी। अच्छा, हवा पानी के लिए फिर कैसे क्या होता था? हवा वो उतना सा तो खुला था, ठीक है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा और डाल देते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी। और वो लालटेन इस तरह से रखते थे जैसे एल शेप में, बिल्कुल बिल्कुल यूं। जी। तो लालटेन इस हिस्से में रखते, प्रकाश जरा भी बाहर नहीं जाता था। तो खैर उसमें हमने पढ़ा के तैयारी की, एग्ज़ाम तो देना ही था, पास होना था। तो भगवान की दया से वो अच्छे नंबरों से पास भी कर लिया, युद्ध काल की स्थिति भी निपट गई। ईश्वर की दया से कोई बम्बार्डमेंट वगैरह हमारे एरिया में नहीं हुआ। जी। उन्हीं दिनों हमने सुना था तनोट माता मंदिर के आसपास के एरिया में कितने ही बॉम्ब गिराए थे पाकिस्तानियों ने, लेकिन उस माता का आशीर्वाद कुछ भी नहीं बिगड़ा, कोई एक भी नहीं फटा, मंदिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा मंदिर का भी कुछ नहीं बिगड़ा, न एक जान गई। हमने ये भी सुना और कि वो बाद में जिंदा वो बरामद किया मिलिट्री वालों ने। बिल्कुल। ये आज भी वहाँ के वो म्यूजियम में रखे हुए हैं। और एक बॉम्ब मैं अपने गांव जाता था जैसलमेर, तो बीच में एक गांव आता है दामोदरा जी। दामोदरा के पीछे की साइड में एक बॉम्ब जरूर गिरा था, दामोदरा वहाँ नखात। दूसरे दिन वो तो पता चल जाता था कि भाई कल रात को अटैक हुआ था, हवाई जहाज़ की आवाज़ आई थी, एक बॉम्ब भी गिरने की, कहाँ गिरा जी। तो दूसरे दिन पता चला वो दामोदरा गांव के थोड़ा सा पीछे गिरा। जी। वो थोड़ी सी चूक होती तो गांव के ऊपर भी पड़ सकता। उस युद्ध काल को और आज की युद्ध काल को क्या देखते हैं, क्योंकि बीच में एक कारगिल का युद्ध आया था। बिल्कुल। उस समय राजस्थान बॉर्डर पर, यानी भारत पाकिस्तान की जो राजस्थान बॉर्डर है, राजस्थान सीमा है, यहाँ पर भी टेंशन तो पूरी रही थी। और अभी भी जब ये इस तरह का पहलगाम का मामला हो चुका है, तो राजस्थान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इस सीमा पर काफी बड़ा अभी मूवमेंट देखा जा रहा है। जनहानि तो मैंने आपको बताया ना कि कोई विशेष हुई नहीं। जैसे जी एकदम बॉर्डर पर, जैसे अब 100 किलोमीटर दूर है, थोड़ी बहुत कुछ हुई है। जी।
तो वो ज़रूर हुई होगी। और 71 के वार में तो स्थिति ही अलग थी, आपको मालूम है, अपनी विजय हुई थी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हुई थी। और जो बम गिराए गए थे वो फटे भी नहीं थे। उसके बाद तो भारत हमेशा प्लस में ही रहा है, प्लस में जब ही भी रहा है, भारत ने बस, कुछ बस, कहा है तो उससे भी लोगों के हौसले इतने मजबूत हुए। वैसे भी वो संघर्षशील जी। जीवी लोग हैं, जी तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इसका वो डर जैसी नियम वगैरह आते हैं ना, या ध्यान रखने निर्देश आते हैं प्रशासन की तरफ से, उन बातों का अवश्य पालन करते हैं। बाकी लोग अपने काम में मस्त रहते हैं जी। ऐसी कोई अतिरिक्त टेंशन नहीं पाते जी। अब थोड़ा सा हम गांव में लोगों के घरों के राशन पानी की बात करते हैं, किस तरह से उसका संग्रहण हो जाता है, यहाँ की जो कल्चर है उसमें ऐसे कई, जैसे आपका केर सांगरी का जिक्र भी हम करते हैं, सब्जी है या ऐसे कोई जो कंद फूल जो भी कुछ है वो लोग अपने खाने के लिए व्यवस्थाएं कर लेते हैं। जैसे एक क्या अभी आज के हालात के हिसाब से हम देखते हैं तो क्या कुछ अभी संग्रहण हो जाता है, क्या कुछ घरों में रखा जाता था क्या? हाँ, ये चीज़ें तो जो खेतों में पैदावार होती है, अनाज वगैरह, उसको तो अब जैसे अनाज बचा कर रखते हैं कि पूरे साल काम आएगा, उसी तरह से बीज अलग से बचा के रखते हैं। ऐसी कुछ और चीज़ें भी होती, जैसे आपने कैर सांगरी का जिक्र किया जी, बैर हुए जी, या एक और होता है, 2-3 और चीज़ें भी होती है जो प्राकृतिक रूप से विशेष मौसम में होती है, तो उनको वो लोग उतार के ले आते हैं, संग्रहित कर लेते हैं और रखे रहते हैं, उनको सुखा देते हैं। जैसे ये टींडसी होती है जी, ग्वार फली होती है जी, तो इनको तोड़ के और वो लोग सुखा देते हैं जी, और सूख के वो फिर वो एक विशेष बर्तन में पड़ी रहती है और जब ज़रूरत होती है जी, उसको उबाल के बना लेते हैं। उसका टेस्ट सेम वैसा रहेगा, का वैसा होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर अंतर आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस तरह से वो जीवन चलता रहता है। ये शहरों की सब्जियां वगैरह, शहरी चौंचले सब अब पहुँचे। मैंने तो वो दौर भी देखा जब पक्की सड़क तक नहीं थी हमारे गांव तक, सप्ताह में एक बार बस आती थी, महीने में एक बार आती थी। वो दिन भी याद है, बचपन में हमको बताया जाता था। अब ये ज्यों-ज्यों गांव ढाणी सड़कों से जुड़ते जा रहे, तो इससे क्या हुआ है कि मोटर गाड़ियाँ, यांत्रिक जीवन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। अच्छा, बीच में मैं आपके एक सवाल ये भी ले लेता हूँ, जैसा कि अभी पानी बंद करने की बात का भी जोर से चल रही है कि भाई पाकिस्तान का तो पानी बंद हुआ, हुक्का पानी बंद हो गया। अब देखिए कि रेगिस्तान के दौरों में एक पानी की कमी तो हम शुरू से देखते रहे, लेकिन आज वक्त बदला है। तो ये जो पानी की कीमत है वो भी आप दर्शकों को बता दीजिए। पाकिस्तान के पानी की बंद की बात तो चल ही रही है, लेकिन रेगिस्तान में पानी का महत्व बता दीजिए। बहुत गहरा है संबंध पानी से, तो जल ही जीवन है, फैक्ट है जी। तो जैसे मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात बताए, उस विभाजन से लेकर 1965-71 तक, जी, ऐसे ही मैंने पानी की कमी के कई ऐसे सीन देखे हैं। वो भी बचपन की बात है जी। एक समय था जब अकाल पर अकाल पड़ते रहते थे, ये मेरे बचपन के दिनों की बात है जी। तो तब पानी, पीने के पानी लाने के लिए हम लोग कोसों दूर जाते थे। एक बार मेरे को क्या हुआ, मेरे घर वालों ने वो एक हमारे पड़ोसी जा रहे थे बैलगाड़ी लेके, तो नेचुरली वो आसपास पड़ोस वाले सब सवार हुए अपना अपना बर्तन लेके, कि पता चला है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है बादासर जी, वहाँ पानी है अतिरिक्त जी, तो वहाँ जाके अपन लोग पानी ले आते हैं। तो घर वालों ने मेरे को रवाना कर दिया, तू ये बर्तन ले जाओ ले आना। तो वो याद है मेरे को, इसलिए कह रहा हूँ। तो उनके साथ मैं वो गया था और मेरा भी बर्तन भर के दिया और वो पूरा दिन वो उस पानी लाने में ही लगा जी। दूसरी एक जो इससे भी बड़ी घटना मेरे को याद है जी। आज तो आपने सुना होगा कि हर वहाँ रेगिस्तान के गाँव में हर घर में एक टांका बना, बिल्कुल, पानी का संग्रहण करने के लिए, बारिश का पानी भी उसमें। हाँ जी। तब केवल पीने के स्रोत या तो तालाब होते थे जी, छोटे छोटे, या फिर बेरियां मतलब कुएं, कुएं, बेरियां लोकल वर्ड है जी।
कुएं होते थे, उसमें गहराई में पानी मिलता था। जी लेकिन जब लगातार बरसात नहीं होती थी, 3-4 साल 5 साल तक अकाल पड़ते थे, तो उनका भी पानी सूख जाता था। तो तब एक पहली बार गांव में टांका बना था जी गवर्नमेंट की, उससे वो स्कूल परिसर में बना था, बहुत बड़ा टांका बना था। और जब अकाल बना कि पीने का पानी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, तो उन्होंने कहा हम एक बड़ा टैंकर भेज रहे हैं। आज पता चला कि आज आएगा टैंकर, पूरा गांव उमड़ पड़ा अपने अपने बर्तन लेके। और तब भी मेरे को एक छोटा सा बर्तन देके घर वालों ने, मुश्किल से मेरी 9-10 साल या 12 साल की एज रही, एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गया। अब जी 2-3 घंटे तो हम इंतज़ार करते रहे, दूर बार बार यूँ देख रहे हैं, अब आ रहा है शायद टैंकर, अब आ रहा है। खैर वो 3-4 घंटे के इंतज़ार के बाद टैंकर आया, और इधर उसने टैंकर ने पानी डालना उस टांके में शुरू किया। जी और लोगों को इतनी हड़बड़ी थी, इतनी उतावली थी कि उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि पूरा टैंकर खाली हो जाए एक बार, फिर हम पानी अपने अपने बर्तन डाल के पानी लें। उन्होंने तो वो जो जिस पाइप से पानी आ रहा था उसी में अपने घड़े लगाने शुरू कर दिए, ओह घड़े या बर्तन। जी तो उस चक्कर में अब मैं छोटा था, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और कोई धक्का मार दे, धक्का मार के मेरे को पीछे धकेल देता। तो उस दिन सही बता रहा हूँ, मैं पानी नहीं भर पाया, और वो हमारे देखते देखते वो पानी ख़त्म हो गया। और घर आके वो जो बाल सुलभ गुस्सा होता, मैंने वो बर्तन पटका और घर वालों से लड़ा कि एक तो मेरे को भेजा पानी और पानी लेके आए, और मेरे को तो धक्के दे के पीछे हटा दिया। सबसे बड़ी बात कि हमारा जैसलमेर प्रॉपर में हमारा मकान है, दादाजी का खरीदा हुआ। तो मैं पहले से ही कह रहा था कि अभी पानी यहाँ सही नहीं मिल रहा, तो अपन लोग जैसलमेर वाले मकान में चल के रहते हैं। जी तो मैंने कहा वो क्यों नहीं मानी मेरी बात, मैं तो बालहट में था ना, मेरी बात नहीं मानी, अब पी लो पानी, ये पड़ा खाली। जी जी तो वो उतना सा मेरे को याद है। तो वो दिन देखे हैं, और आज काफ़ी स्थितियां बदल चुकी है। अब ईश्वर की मेहरबानी से बरसात बराबर हो रही है, जी हर साल थोड़ी बहुत हो जाती है, इवन खेती भी हो रही है, पीने का पानी भी है, हर घर में टांका बन गया है। अब तो ये अनिवार्य, सड़कें भी बन गई है अब तो, आपका जो सड़कें भी पूरा बन गई है, जो पाकिस्तान सीमा है हाँ, इसका रोड बड़े हाईवे बन बिल्कुल, गए हैं। मतलब इवन ढाणियां भी जोड़ दी ये अभी है इसका सड़कों कुछ से। नाम रखा है, भारत माता कुछ, वे भारत माला, भारत माला, वो रक्षा के उस निमित्त बनी जी, है जी उसका पर्पज वो अलग है। जैसे युद्ध काल वगैरह में सेना की गाड़ियां बेरोक टोक इधर से उधर आ जा सकें जी बॉर्डर पर, या वो क्रॉस नहीं कर सके, इससे इस पर्पज से बनाई गई है जी, का अलग ही महत्व है जी। इस बारे में भी अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं। एक टाइम था जब कहते थे कि अरे यार, अरे ये भला आदमी है, ये अपन सबका ध्यान रखेगा, इसको ही बना दो, अरे यार आप बन जाओ सरपंच, ये हालात थे। आज सरपंच का इलेक्शन डिक्लेयर होते ही एक साथ 15-20 एप्लीकेशंस आ जाती कि मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, लोगों को मनाना पड़ता है जी। तो ये तो स्थितियाँ हो गई। तो नेचुरली इन सब का असर समाज पर तो पड़ता ही। जी उस समय के जो खेल हुआ करते थे, या मिलने मिलाने का वो जो ढंग होता था, एक जगह बैठ के बातें करने का और बचपन में खेलने का, इवन बड़े जो जवान लोग होते थे वो भी अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करते थे, ऐसे खेल हुआ करते थे जी जमाने में। जी वो सब याद आ रहा है आज भी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे विकास हुआ है, विकास अपने साथ विनाश लाता है तो कई परिवर्तन भी लाता है। जी तो इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं कि अब वो गांव पहले वाले तो नहीं रहे, अभी भी हालांकि है, कई बातें हैं बची हुई, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। अब पक्के मकान बनने लग गए हैं, अब हर घर में फ्रिज है, टीवी है। तो मारवाड़ में अब हालात भी सारे बदल गए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ सड़कें पहुँची, जहाँ गाड़ियाँ पहुँची,
हर घर में गाड़ी, ऊंट वगैरह, ये तो नदारद हो गई। ये तो ठीक है पर्यटन की वजह से, या बीएसएफ इनकी सैनिकों के लिए, उस पर्पज से ऊँटों का अभी भी अस्तित्व थोड़ा बहुत बना हुआ है। अदरवाइज शायद ये भी गायब हो जाते। जैसे बैलगाड़ी आज कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जी जी। उसको भी लोग बाग कैसे बनाते थे, कैसे उसकी सवारी करते। कनोई गांव है, ये जैसलमेर इलाके में आता है और यहाँ से भारत पाकिस्तान की जो सीमा है यानी कि राजस्थान बॉर्डर है वो मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आ जाता है। एक तनोट माता का यहाँ मंदिर है जो आज भी चर्चा में देखा जाता है। लेकिन युद्ध काल की तमाम बातों के बीच यहाँ अभी जो हालात बने हैं इसी को लेकर लगातार नज़र बनी हुई है। एक तरफ बीएसएफ की टुकड़ियाँ लगातार यहाँ गश्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के मूवमेंट भी दिखाई दिए जा रहे हैं। वहीं सेना के मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। किस पल क्या कुछ एक्शन हो जाएगा, बस इसी का हर कोई इंतजार कर रहे हैं। लेकिन युद्धकाल की बातें आगे भी होती रहेगी। राष्ट्र न्यूज़ का ये स्पेशल सेगमेंट युद्धकाल आज से आपके पास नित्य पहुंचता रहेगा। लगातार इस सेगमेंट में हम युद्ध काल की बातें करते रहेंगे। आज आपने वक्त दिया, बहुत बड़ी बातें हमसे साझा की, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। और सब पुनः आपका धन्यवाद, आपने वक्त दिया, युद्ध काल को आपने एक बार स्मरण के तौर पर साझा किया, उसके लिए जी जी। ये मेरे लिए भी एक अच्छा अवसर रहा जी कि उस समय की यादें ताज़ा हो गई। जी। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल।